हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम हमारा पार्ट 3 आज शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उन्हें देखिए, ताकि आपको चैप्टर को समझने में कभी कोई दिक्कत ना आए। देखिए, आप चाहे तो बीच में सुन सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि अब आप बीच में से सुनेंगे और वो इन्फॉर्मेशन जब यहाँ पे यूज़ की जाएगी जो पीछे मैं समझा चुकी हूँ, तो आपको वो ईजी नहीं होगा समझने में। और एमए के कोर्स में आप अगर ऐसा चाहते हैं कि हम जल्दी से फिनिश कर दें, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप खुद एमए की किताबें पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि वो कितनी डिफ़िकल्ट है। और मैं पूरी हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको वो जितना इजी मैं समझा सकूँ, बना सकूँ आपको समझाने के लिए, वो पूरी कोशिश करती हूँ। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है और उम्मीद भी है कि आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट, चाहे उसे मैं पढ़ा रही हूँ या कोई और यूट्यूब पे हो या हमारे ही चैनल पे कोई और टीचर आपको पढ़ा रहा हो, या कभी भी कहीं भी पढ़ें, तो बीच में से किसी भी चीज़ को या जल्दी ख़त्म करने की जो उम्मीद में आप रहते हैं तो वो ना करें। और हमेशा चीज़ें जैसे चल रही हैं, स्पेशली आप जैसे भी, आपको पता है कि हम थ्योरी का टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें हमें हिस्ट्री उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जान पाएंगे कि जो हमारे आज के समय में थ्योरी के जो मायने हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो जैसे हम अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम आज की डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए ना उसका जन्म कैसा हुआ, शुरू में उसका रूप क्या था, उसमें बदलाव कैसे आ रहा है। तो हम यहीं से पढ़ेंगे। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हम सेकंड ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट, जॉन लॉक, उन्होंने अपनी जो किताब में लिखा था, हम पीछे पढ़ चुके हैं वीडियो में, ये उसी का कंटिन्यू है। और आपको पता है कि वो ज़्यादातर नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, और वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो वो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसी कारण दूसरों को अपने अधिकारों में अनाधिकार प्रवेश करने से रोकने अथवा इस प्रकार के आक्रमण हेतु उचित प्रतिशोध के लिए इन नियम को आदमी वैसे ही लागू करेगा जैसे वो उसे समझता है। प्रकृति की ऐसी अवस्था में जो आमतौर पर शांति व परस्पर सहयोग द्वारा अभिलक्षित है, इस प्रकार के किसी अभिकर्ता का अभाव संघर्ष हेतु अनंत संभावनाएं रखता है, और यही प्रकृति की उस अवस्था की मुख्य विशुद्धाएं हैं, जिनको इसलिए एक सामाजिक समझौते के माध्यम से परे कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके अधिकार क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति हस्तक्षेप करें, ठीक। तो यहाँ पे वही बोला गया कि जब हम नेचुरल राइट्स की बात करेंगे, तो हम वहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरों के अधिकारों में कभी भी हम उसमें इंटरफेयर नहीं करें, और जो हमारी सीमा है, हम उसको ही सीमित रखें, उसी में सीमित रहें। और दूसरे व्यक्ति जितने भी हैं, हम उनके प्रति कोई ऐसा नियम नहीं बनाएं जिनसे किसी एक को फ़ायदा, किसी एक को नुकसान हो, चाहे वो अनजाने में बनाया गया नियम हो या चाहे जानबूझकर। तो यहाँ पे वो प्रकृति की अवस्था के बारे में बात करें, जहाँ वो शांति समझौते की, परस्पर सहयोग की बात करते हैं, जैसा प्राकृतिक कानून और हम बोल सकते हैं कि न्याय में बताया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि चीज़ें हमेशा प्राकृतिक तरीके से हो तो ही एक सामाजिक समझौता हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ देखो, यहाँ पे उन्होंने आखिरी लाइन में भी बोला है, जिनको इसलिए एक सामाजिक समझौते के माध्यम से परे कर दिया जाता है। मतलब कि जो भी चीज़ें, देखो यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ों को समझाया। एक उन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की है, प्राकृतिक अवस्था की बात की है, क्योंकि आपको पता है प्राकृतिक अवस्था किस में कितनी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जो आज का समय है, ठीक है, या जो उस टाइम का समय था जो जब हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, तो वहाँ पे भी चीज़ों में बदलाव आया है। तो आप कहते हैं कि प्रकृति से बाहर निकलकर जो लोगों ने उन प्रॉब्लम से बचने का तरीका अपनाया है, वो है कि उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन लोगों ने ये बात की है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों को अनावश्यक परेशान नहीं करेगा, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं। हर व्यक्ति की स्वीकृति में निहित यह सामाजिक समझौता ही न्याय संगत सरकार का आधार है। मानव समाज के कानून को अब उस शाश्वत नियम के अनुरूप होना पड़ेगा जो प्रकृति का नियम है, तथा इस प्रकार राजनीतिक समाज का और सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति की रक्षा करना है। आगे लॉ के यथानुसार निजी संपत्ति की रक्षा के साथ स्पष्टीकरण जोड़ देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो प्रकृति के नियम के प्रति कितना ज़्यादा संवेदनशील है। तो यहाँ पे भी वही बोलते हैं कि एक हमें न्याय संगत सरकार बनानी है, जिसका काम क्या है कि वह प्राकृतिक कानूनों के तहत ही मानव समाज के कानूनों को बनाए, या फिर मानव समाज में जो भी कानून बन चुके हैं उनको समान रूप से प्राकृतिक नियम के जैसा ही बनाएं। इससे क्या होगा कि हमें एक स्टेबिलिटी मिलेगी वो जीवन की, हमें स्वतंत्रता, संपत्ति, इसकी रक्षा करने की स्टेबिलिटी मिलेगी। और यहाँ पे देखो आगे भी बोला गया है कि फिर वो आगे निजी संपत्ति की रक्षा की बात भी करते हैं। आपको पता होगा कि जॉन लोक हमेशा
निजी संपत्ति के प्रति कितने ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं आकर्षित है। उन्हें बहुत ये चीज़ पसंद थी कि व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति की रक्षा स्वयं करे और या फिर सरकार द्वारा ऐसा किया जाए। अब आगे हम पढ़ रहे हैं, यदि सरकार उन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहती है जिनको लेकर वह बनाई गई थी, जनता को उसका विरोध करने व बदल डालने का अधिकार है। यही शास्त्रीय उदारवाद के सार सिद्धांत व्यक्तिवाद, जनप्रिय स्वायत्तता व परिमित सरकार का एक अभिकथन है, जो उदारवाद लोकतंत्र हेतु आधार प्रदान करता है। देखिए इस लाइन में कितने साफ तरीके से बोला गया है कि कैसे अगर हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी सरकार, क्योंकि सरकार अगर हमारे द्वारा बनाई यानी वो चुनी गई है, हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी सरकार आपके जिन मुद्दों के जो आपके मुद्दे थे, आपने जिनके लिए उन्हें बनाया, अगर उसको पूरा नहीं करती है, उसको असफल रहती है, तो हम उसको गिरा सकते हैं, हम उसको बदल सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। ये हमारा एक नेचुरल राइट है। वो इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा क्लासिकल क्लासिकल लिबरलिज्म है वो किस तरह की बातें करता है। वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारा क्लासिकल है वो यही बता रहा है कि जो सिद्धांतवादी होना चाहिए, व्यक्तिवादी होना चाहिए। और व्यक्तिवादी कोई भी कब होगा, जब उसके हितों को पूरा किया जाएगा। और हमने अपने ही हितों को पूरा करने के लिए एक सरकार खड़ी की है, और वही सरकार हमें हमारे हितों को पूरा करने में या सहायक होगी या उन्हें पूरा करके देगी। तो इन्होंने ये बोला कि जो हमारा उदारवादी लोकतंत्र होता है, ये उसका आधार है कि हम अपने विरोध का प्रदर्शन कर सके। जैसे आप आज के समय में देखिए, चाहे वो कोई भी देश हो दुनिया में जिसमें लोकतंत्र स्थापित है, या फिर हमारा इंडिया, अगर हम उस सरकार को पसंद नहीं करते तो हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारे संविधान ने भी हमें दिया है। तो यही चीज़ दिखाती है लोकतंत्र की ताकत, यही होती है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, चाहे वो इस टॉपिक से हो, पिछले चैप्टर से हो, पिछले वीडियो से हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दीजिए मेरे पढ़ाने के तरीके पे, या फिर किसी भी चीज़ों में आपको सजेशन है, या फिर आपको कोई कमेंट है, तो आप प्लीज़ बोलिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सिद्धांत स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा में भी प्रचारित किए गए, जिन्होंने जीवन, स्वतंत्रता व सुख संपत्ति के अनुशीलन को, यहाँ पे ब्रैकेट, अंतिम को व्यापक रूप से संपत्ति हेतु एक प्रयोक्ति के रूप में समझा गया था, ब्रैकेट क्लोज। प्राकृतिक व अहस्तानीय के रूप में वर्णन करने में लोकतंत्र का अनुसरण किया। देखिए यहाँ पे बोला गया है, जो डिक्लेरेशन था, इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन था अमेरिका का 1776 में, वहाँ पे भी इन्होंने क्या जो बेस दिया अपने लोकतंत्र का, वो क्या था, जीवन, स्वतंत्रता और सुख शांति। और उन्होंने इस चीज़ को भी अपनाया कि अगर आप किसी भी सरकार को जो आपके हितों को पूरा नहीं करती, आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ाती, अपने हटा सकते हैं। वो इसी चीज़ की यहाँ पे बात करता है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, दासों व महिलाओं को उन लोगों की श्रेणी से लगातार बहिष्करण जो ऐसे अधिकार प्राप्त थे, उदारवादी सिद्धांतों के सार्वभौमिकरण और उदारवादी प्रथाओं के चयनात्मक के बीच प्रतिवाद का एकमात्र उदाहरण है। यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र को बहुत अच्छे से तरीके से अपनाया। किसी ने बड़े रूप में अपनाया, किसी ने बहुत पहले अपनाया, अलग अलग तरीक़ों से सबका अपनाना था। लेकिन जो उन तीनों देशों में जो कॉमन था वो क्या था कि इनमें महिलाओं को, पहले तो हम दासों की बात करेंगे, इसमें दासों पुरुष को करीब अपना अधिकार पाने में 100 साल का संघर्ष तो करना ही पड़ा, और महिलाओं को तो लगभग हर तीनों देशों द्वारा 200 सालों का संघर्ष करना पड़ा, और सबको 1950s में जाकर 40s में जाकर अपने अधिकार प्राप्त हुए। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि देखिए, जो अधिकार प्राप्त थे, मतलब जो जिनको लगातार बहिष्कार किया जा रहा था, जिनको श्रेणी मानी जा रही थी बहिष्कार की, जो ऐसे अधिकार प्राप्त थे, उदारवादी सिद्धांत के सार्वभौमिकरण व उदारवादी प्रथाओं की चयनात्मक के बीच में प्रतिवाद का एकमात्र उदाहरण थे। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इनको जब अधिकार मिलने शुरू हुए धीरे धीरे, तो उदारवादी लोकतंत्र और जो पहले का जो लोकतंत्र था, क्योंकि सार्वभौमिकरण की भी बात यहाँ पे करें तो उसके बीच में ये एक कड़ी के रूप में सामने नजर आते हैं, और हमें लोकतंत्र के सही मायने समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा ने व्यक्तियों को एक समुदाय के जन उत्साही सदस्यों के रूप में प्रस्तुत कर नागरिकता को आदर्श बनाने में जो जैक रूसो के मनोभाव को प्रकट किया। यहाँ पे बोला गया है कि जो फ्रांस डिक्लेरेशन था, ठीक है, वहाँ पर क्या बोला गया है कि जीन जैक रूसो के मनोभाव के जो मन में था, मतलब जो उनके दिमाग में था कि हम
आपको पता है कि जीन जैक रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे वही बोला कि वह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं और ये आइडिया उन्होंने ही दिया फ्रांस में, जिसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। अब आगे, रूसों के लिए बहरहाल महज प्रतिनिधि सरकार ही पूर्ण पर्याप्त नहीं थी और स्वतंत्र सरकार का एकमात्र रूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जिसमें नागरिक सीधे भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया कि रूसों का जो हम बोल सकते हैं कि रूसों का जो थ्योरी था, उसमें वह प्रतिनिधि सरकार के प्रति थोड़ा ज़्यादा आकर्षक नहीं थे। उनका ऐसा मानना था एक स्वतंत्र सरकार हो और प्रत्यक्ष लोकतंत्र द्वारा चुनी जाए, जिसमें नागरिकों को डायरेक्ट उसमें उनका पार्टिसिपेशन हो। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत में भी हम प्रतिनिधित्व सरकार या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट तो जाकर किसी भी उनको चुन नहीं सकते हैं, या हम डायरेक्ट जाकर हम लॉज नहीं बना सकते, क्योंकि इतने बड़े देश में ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम देखें इसे प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस प्रतिनिधित्व को अपनाया ताकि हम अपने प्रतिनिधियों को भेजें और वो हमारी बातों को समझें, हमारे लिए लॉज बनाए या हमारे लिए नीतियाँ बनाए। तो यहाँ पे रूसों का कहना था कि जो सीधे नागरिक का जो पार्टिसिपेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट का। आगे है, वस्तुतः रूसों को मालूम था कि धन दौलत की भारी असमानताओं के साथ विशाल राजनीतिक समुदाय भी जनप्रिय स्वतंत्रताओं हेतु बाधाएं थे, जबकि एक छोटे नगर राज्य के संदर्भ में स्वतंत्रता, कल्याण, सार्वजनिक शिक्षा ने लोकतंत्र हेतु आदर्श परिस्थितियां प्रदान की। देखिए यहाँ पे कितना साफ बोला है यहाँ पे रूसों ने कि जो अमीरी गरीबी का जो भेदभाव था, जो असमानता थी, वह राजनीति में को कैसे बदल सकती थी, और ये आप आज भी समय में देख ही रहे हैं। यहाँ पे वही कहना चाहते थे कि ये जो अमीर गरीब की खाई है, ये हमारे जो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया या जो हम राजनीतिक ग्रुप बनाते हैं, जो हमारा जो पॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं या पार्टीज़ हैं, वो हमारी स्वतंत्रता को पूरा नहीं करेगी और वह हमें हो सकता है कि वो हमारे लिए बाधा भी खड़ी कर दे। वो कहते हैं, बल्कि ये बड़े देश के बारे में बात की, बड़ी जगह के बारे में बात की उन्होंने, बड़ी क्षेत्र के बारे में। यह कहता है एक छोटा जो नगर राज्य होता है, जो नेशन स्टेट होता है, ठीक है, वहाँ पर स्वतंत्रता, कल्याण और सार्वजनिक शिक्षा, ये सब लोकतंत्र के आदर्श परिस्थितियाँ हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटा देश ऐसा भी कर सके। हो सकता है इसकी परिस्थितियाँ अलग हो, क्योंकि आपको पता है कि हम एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट पढ़ा है, जहाँ पर हमने जब फर्स्ट चैप्टर में कंपैरिजन पढ़ा था तो हमने देखा था कि किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ की सारी परिस्थितियाँ, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, हर तरह की परिस्थितियों को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो परिस्थितियों को नहीं बता रहे हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आदर्श लोकतंत्र के लिए ये परिस्थितियाँ होनी चाहिए और उसका जो आउटकम है वो इस प्रकार निकलेगा, जो होगा स्वतंत्रता, कल्याण और सार्वजनिक शिक्षा। हम अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तथापि अब यह माना जाने लगा है कि उदारवाद व लोकतंत्र के बीच संबंध होना कोई आवश्यक नहीं है। उदारवादी लोकतंत्र को वैशिष्टीकरण के एक सांस्कृतिक रूप से निर्दिष्ट सिद्धांत पर आधारित एक ऐतिहासिक रूप से निर्दिष्ट लोकतंत्र के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र, पहले आपको पता होगा उदारवाद और लोकतंत्र को हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते थे, कि अगर लोकतंत्र आएगा तो उदारवाद आएगा और उदारवाद आएगा तो लोकतंत्र आएगा। लेकिन फिर बाद में ये एक समय के साथ एक बदलाव आने लगा और वहाँ पे माना जाने लगा कि दोनों चीज़ें अलग हो सकती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि अगर लोकतंत्र आता है तो उदारवाद जरूर आता है और उदारवाद आता है तो लोकतंत्र भी आता है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि वो एक ऐतिहासिक चीज़ थी और ये इसे हम बदल भी सकते हैं। ये एक सांस्कृतिक रूप से एक बदलाव है, ये सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह राज्य के एक सिद्धांत के रूप में उदारवाद को सरकार के एक रूप में लोकतंत्र से जोड़ता है। इस प्रकार ऐसे समाजों के वास्ते जो व्यक्ति की बजाय समुदाय को अधिक महत्व देते हैं, उदारवादी लोकतंत्र के लोकतांत्रिक भाग को उदारवादी घटक के बगैर स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा राज्य का सिद्धांत है, वहाँ पे आपको पता होगा जब उदारवादी सरकार का निर्माण होता है तो वो लोकतंत्र के माध्यम से ही होता है, या फिर जब उसका निर्माण होता है तो लोकतंत्र को लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उदारवाद में व्यक्तिवाद को माना जाता है और लोकतंत्र में भी व्यक्तिवाद को एक तरह की प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि वो एक ऐसे समाज का निर्माण करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे व्यक्ति की बजाय समुदाय को अधिक महत्व दिया जाए। और उदारवादी लोकतंत्र का जो लोकतांत्रिक भाग है, जहाँ पे जैसे एक ब्रैकेट में लिया गया है स्वतंत्र चुनाव व भाषण की स्वतंत्रता, ये उदारवाद के घटक के उदारवादों के बिना भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे ऊपर वाली लाइन में भी बोला गया है, यहाँ पे भी उन्हीं चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि हम
हो सकता है कि समुदायवाद को बढ़ावा दें और उदारवाद व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत तो समुदायवादी सिद्धांत से वो परस्पर टकराता ही रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि लोकतंत्र अब किसी एक सिद्धांत पर बेस नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र के टाइप्स हो सकते हैं, लोकतंत्र के प्रकार, और उसके सिद्धांत भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे वह समूह के महत्व की बात की जा रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यह इस प्रकार आज संभव हो गया है कि लोकतंत्र के विभिन्न मार्गों की ही सिर्फ बात ना करें, लोकतंत्र बनने अथवा भिन्न रूप से लोकतांत्रिक बनने में विभिन्न तरीके का भी स्पष्ट बात करें। देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ों को अपनाने में। अब कोई भी देश किसी भी सिद्धांत को या किसी भी तंत्र को अपनाता है तो अपनी सभी परिस्थितियों को देखता है। जैसे भारत ने जब स्वतंत्रता के टाइम लोकतंत्र को अपनाने की बात की, और भारत ने ये भी बोला कि हम जब लोकतंत्र को अपनाएंगे तो हमारे यहाँ महिलाओं को हमारे पहले दिन से, हमारी आज़ादी के पहले ही दिन से सार्वभौमिक मताधिकार मिलेगा। जो कि इतने बड़े बड़े डेवलप देश जिन्होंने 2-2 विश्व युद्ध लड़े, उनके यहाँ महिलाओं को 200 सालों का संघर्ष करना पड़ा, और भारत ने इन चीज़ों को पहले दिया। तो ये लोकतंत्र के सिर्फ हम बोल नहीं सकते कि मार्ग है ये, बल्कि है कि हम किस प्रकार से अपनाते हैं और वो किस प्रकार से अपने आप को मजबूत बना सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 20वीं सदी में लोकतंत्र का उसकी अंतर्भाविता के साथ साथ उसके स्थान संबंधी विकसन दोनों के लिहाज से एक अनुरूप विस्तार देखा गया। पुराने पश्चिमी लोकतंत्र में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने से आरंभ करके दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव मिटाने तक 20वीं सदी में लोकतंत्र और अधिक अंतर्भूत हो गया। जैसे आपको मैंने पीछे भी वीडियोज़ में बताया था कि शुरू के समय में लोकतंत्र का मतलब था कुछ लोगों ने मिलकर डिस्कशन किया, वोटिंग की, अगर वोटिंग प्रोसेस है तो वोटिंग की, नहीं तो उन लोगों ने डिस्कशन किया, ये नीतियाँ बनी, कानून बनी, और वो लोकतंत्र माना गया। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली, फिर उसमें मताधिकार की बात आई, फिर उसमें बोला गया कि हम सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाएंगे जिसमें महिलाएं भी आएंगी। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया कि लोग कैसे लोकतंत्र का जो अंतर्भाव है, लेकिन उसका मूल तो अभी भी वैसा ही है जो प्राचीन समय में शुरू हुआ था, जो यूनानी समय में शुरू हुआ था, जो एथेंस में शुरू हुआ था। लेकिन 20वीं सदी आ गई है, उसके बावजूद उसका जो अंतर्भाव है वो बदला है, और वो इतना बदला है कि उसने महिलाओं को मताधिकार दिए, उसने दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव मिटाया, बहुत सारे देश लगभग आज़ाद ही हो गए हैं, और कुछ ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से लोकतंत्र को नहीं अपनाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि यह परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, ये उनके हिस्ट्री पे डिपेंड करती है कैसा रहा है, ठीक है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन में राज्य शासन पहले रहा, वहाँ मतलब वहाँ के लोगों का भी, और आपको पता ही है जब वहाँ पर माओ द्वारा क्रांति की गई तो वहाँ पर लोगों का जो एक डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिक्स डेवलपमेंट वो थोड़ा डिफरेंट थी। फिर उसको जाकर एक एकात्मक सरकार ने अपनाया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये हमारा इतिहास, हमारा मैच्योरिटी लेवल सब दिखाता है कि लोकतंत्र को अपनाने, सिर्फ अपनाने की बात नहीं होती, उसे किस प्रकार अपनाना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हमारा है, इस दृश्य घटना को लोकतंत्रीकरण की लहरें नाम देकर वर्णन किया गया है। 19वीं सदी में यूरोप में अनेक देशों के लोकतंत्रीकरण की प्रथम रूप में देखा जा सकता है, प्रथम लहर के रूप में देखा जा सकता है। तो देखिए, जब देशों द्वारा लोकतंत्र को अपनाया जाता है, और जब वो बहुत हम बोल सकते हैं स्पीड में हो, या कई सारे देशों द्वारा इकट्ठा इसे अपनाया जाने लगा है, या फिर एक के बाद एक अपनाया जाना है, तो हम इसे लहर के रूप में जानेंगे। और यहाँ पे उन्होंने वही बोला है कि लोकतंत्र की लहर है, यानी कि अब बहुत सारे देश इसे अपनाने लगे हैं। और आपको पता ही होगा, जब देशों ने आज़ाद हुए तो उन्होंने सबसे पहले जो अपनी पीछे की व्यवस्था थी उसे या तो ख़त्म किया, या फिर उसके साथ एडजस्ट करके लोकतंत्र को अपनाना ज़्यादा बेटर समझा। और वो ये बात जानते थे कि अब लोग किसी के दबाव में रहकर नहीं जी सकेंगे। तो यही लोकतंत्र की लहरों के नाम से जाना गया। अगर आपके पेपर में लोकतंत्र की लहरों के नाम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस बात को समझिए कि ये लोकतंत्र के, ये हमारी डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कि वह शुरू में, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना होगा कि शुरू के समय में, प्राचीन समय में डेवलपमेंट क्या था डेमोक्रेसी में, और 20वीं सदी आते आते उसने क्या क्या बदलाव लाए। वो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के तंत्र व्यवस्था में भी क्या बदलाव आया है। हम आगे चलते हैं। दूसरी लहर का दिनांकन प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत काल में किया गया, जब यूरोप के अनेक देश स्कैंडिनेविया के देशों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक बन गए। यहाँ पे धीरे धीरे बताया गया कि पहले यूरोप के कुछ देशों ने अपनाया, फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस स्कैंडिनेविया के देशों को मिलाकर लोकतंत्र को अपनाया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि ये दूसरी लहर थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र की तीसरी लहर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई, जब नाजी फासीवाद की समाप्ति उपरांत जर्मनी व इटली जैसे देशों ने नए लोकतंत्र स्थापित किए, और 50 व 60 दशकों में उपनिवेशवाद के पश्चात
एशिया व अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा लोकतंत्र को उत्सुकता के साथ अंगीकरण किया गया। देखिए, मैं आपको पीछे अभी मैं आपको यही समझा रही थी कि कैसे समय के साथ बदलाव आ रहा है। पहली लहर हम देख सकते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध से काफ़ी पहले के समय में, यानी कि 19वीं सदी के समय में, जब कुछ देशों ने इसे अपनाया। फिर फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरी लहर आई, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरी लहर आई। क्योंकि आपको पता होगा, लोकतंत्र को चैलेंज देने के लिए नाजीवाद और फासीवाद ने कितना ही ज़्यादा संघर्ष किया। इस संघर्ष में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी ताकत लगाई और एक समय पे लोगों को विश्वास भी होने लगा था कि लोकतंत्र जैसी व्यवस्था शायद अब हार जाएगी या फिर वो अच्छी व्यवस्था नहीं है और ये व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। लेकिन लोकतंत्र जैसी व्यवस्था जहाँ लोगों को आज़ादी मिलेगी, वैसी व्यवस्था कभी हार नहीं सकती है। और ये जवाब नाजीवाद और फासिस्टवाद को मिल गया और जर्मनी और इटली जैसे देशों ने भी लोकतंत्र को अपनाया। और फिर मैंने आपको बताया था कि 1940 से शुरू होते होते 60-70 तक बहुत सारे देश, चाहे वो ब्रिटेन के कब्जे में हो या फ्रांस के, किसी भी देश के कब्जे में हो, ठीक है, या उनके उपनिवेश में हो, उनको सब आज़ाद हुए और उसमें से करीब बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र को ही अपनाया क्योंकि वह उस व्यवस्था से परिचित थे और उसको जानते थे। क्योंकि भारत, आप देखिए, भारत ने लोकतंत्र को इसलिए भी अपनाया क्योंकि वह बहुत लंबे समय से गुलाम थे। दूसरा, क्योंकि वो उस व्यवस्था से परिचित थे। हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ही अपनाई गई है, तो वह उस व्यवस्था से परिचित थे, यहाँ के लोग उस व्यवस्था से परिचित थे और हमारे देश में वो अच्छे से काम कर रही थी। तो एक नई व्यवस्था अपनाना बहुत रिस्की हो सकता था और शायद वो फेल हो जाते, तब हम किसी अन्य देश के गुलाम बन सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को अपनाया। अब हम आगे पढ़ेंगे। लोकतंत्र की चौथी लहर में उत्तर साम्यवादी पूर्वी यूरोप के साथ लैटिन अमेरिका के उन अनेक देशों ने भी लोकतंत्र की ओर प्रत्यागमन देखा जो लोकतंत्र की ओर से मुंह फेर चुके थे। देखिए, यहाँ पे बोला गया है उत्तर साम्यवादी पूर्वी यूरोप के देशों के बारे में और लैटिन अमेरिका के। आपको पता होगा कि जब कोल्ड वॉर एरा था, तब सोवियत संघ, जो यूएसएसआर के साथ जो देश थे, उन्होंने अमेरिका, या फिर हम बोल सकते हैं अमेरिका नहीं, हम बोल सकते हैं लोकतांत्रिक देश, ठीक है, उनका साथ छोड़कर उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को या साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उन्होंने बाद में फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपनाया। तो ये ही लोकतंत्र को अपने आप में खास बनाता है कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है। कोई भी देश तभी तो डेवलप होगा जब उसके लोग खुश होंगे, और उसके लोग तब खुश होंगे जब उनको अधिकार मिलेंगे, और अधिकार तभी मिलते हैं जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं। हो सकता है किसी और व्यवस्था में वैसे अधिकार मिले, लेकिन जो आज़ादी लोकतंत्र द्वारा दी जाती है वो शायद किसी और व्यवस्था में नहीं दी जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप प्लीज़ बताइए, चाहे वो सजेशन हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, आपको वहाँ पे भी हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए सबके साथ, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको इंग्लिश की वीडियोस के भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। हम सिर्फ एमए नहीं, और भी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं और क्लासेस को भी कवर करते हैं। तो प्लीज़ अपने छोटे भाई बहन या जिनको आप जानते हो पढ़ाई करते हो, आप उनको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक